यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की हम क्लास करेंगे क्लास नंबर 4, जो कि आपके लिए मोस्टली एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। साथ में कुछ अदर क्वेश्चन भी ऐड है, बट मेनली आज की क्लास में है जो आपके ऑल ओवर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, तो ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जो भी लोग इवन फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन का भी पेपर देते हैं, ये क्लास उनके लिए भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सभी एग्ज़ाम्स में आती है, कोई सा भी एग्ज़ाम्स आपका नहीं छूटता है। तो यहाँ पर जो भी लोग क्लास में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। अभी अपकमिंग टाइम में UPUMS का एग्ज़ाम होने वाला है, सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, नर्सिंग की बम्पर वैकेंसी निकली है, उसकी तैयारी भी आप अच्छे से कीजिए। मैं आज ही आपको आफ्टर दैट क्लास एक या फिर कल मॉर्निंग में UPUMS का जो पेपर हुआ था रिसेंट में, पूरा ऑफिशियल पेपर दिखाऊंगी कि 200 क्वेश्चन आपको किस तरीके से आते हैं। DMER का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि आपको पेपर कैसा क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, आइडियल टाइम ऑफ सर्जरी फॉर क्रिप्टोसिस। तो जो क्रिप्टोसिस में यहाँ पर सर्जरी की जाएगी, बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा, तो जो आइडियल टाइमिंग मतलब सबसे अच्छी टाइमिंग है वो क्या होगी, किस एज में होगी? न्यूनेट में 1 से 2 साल में, 5 to 8 ईयर्स, या फिर प्यूबर्टी में। तो जो ये सर्जरी है यहाँ पर, जो क्रिप्टोसिस की सर्जरी है यहाँ पे किस एज में की जाएगी? तो यहाँ पर आपको या तो इसका मतलब पूछा जाता है क्रिप्टोसिस का, या फिर आपको इसकी सर्जरी पूछी जा सकती है, दैट मीन्स ड्यूरेशन पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ की है क्या, तो यहाँ पर जो टेस्टिस होती हैं, 2 टेस्टिस होती हैं जो कि आपके स्क्रोटम में रहेंगी, स्क्रोटम में रहेंगी, लेकिन स्क्रोटम में न रह के एब्डोमेन में ही रह जाएं, तो वो कंडीशन कहलाती है क्रिप्टोसिस। अब यहाँ पर इसके लिए सर्जरी के लिए जनरली एज रेफर की जाती है कि बच्चे की उम्र 6 महीने से लेके 1 साल तक रहे, 6 महीने से लेके 1 साल तक रहे। लेकिन यहाँ पर जो एक आइडियल टाइमिंग की बात करें बेस्ड ऑन द ऑप्शन, तो आपका आंसर होगा 1 से 2 साल। कितना? 1 से 2 साल। यहाँ पे आप देखिए जो ये यहाँ पर टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस जनरली क्या रहेंगे, स्क्रोटम में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? स्क्रोटम में। लेकिन यदि यही टेस्टिस a testicle that has not moved into the bag of skin below the penis before the birth, जन्म के पहले किसी भी रीजन से ये टेस्टिकल है जो स्क्रोटम एरिया है वहाँ पे नहीं आते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं, तो ये कहलाएगा आपका अनडिसेंडिंग टेस्टिस और क्रिप्टोसिस में। याद रखें, अनडिसेंडिंग टेस्ट और क्रिप्टोसिस एक ही टर्म है। अब यहाँ पर इनको सर्जरी के थ्रू है जो स्क्रोटम में लाया जाएगा, तो ये कहाँ पर रह जाएंगे? एब्डोमेन में ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये या तो एक साइड का मतलब यूनिलेटरल भी हो सकता है, या फिर बाइलेटरल, या तो दोनों टेस्टिकल एब्डोमेन में ही रह जाएंगे, या फिर एक रह जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? क्रिप्टोसिस। और इसके लिए सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट करने की जो सबसे अच्छी एज है वो होगी आपकी 1 से 2 साल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। तो यहाँ पर रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली प्रॉब्लम कौन सी है? रोडेंट्स का मतलब है यहाँ पर आपके चूहे वगैरह हो गए, या फिर आपके लिए कुछ भी बर्ड्स वगैरह हो गए, तो स्पेशली रोडेंट्स में आपके चूहे आते हैं मेनली। तो कौन सी बीमारी है जो रोडेंट्स के थ्रू होगी? मैमल्स, ऐसे मैमल्स जिसमें रैट हो गया, माइस हो गया, गिलहरी वगैरह हो गई, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन में हेपेटाइटिस से वायरस, इबोला वायरस, पोलियो वायरस, या फिर नॉर्वॉक वायरस। तो जो रोडेंट्स के थ्रू फैलेगा वो होगा इबोला वायरस। क्या होगा? इबोला वायरस। अब यहाँ पर इबोला वायरस है जो रोडेंट्स के थ्रू कैसे फैलेगा? तो इबोला वायरस जनरली जो इबोला वायरस है ये होगा कैसे? कोई भी इन्फेक्शियस जो भी यहाँ पर आपका इबोला वायरस में
कोई सी भी मंकी या फिर गोरिल्ला के थ्रू या फिर ऐसी स्पीसीज़ के थ्रू जिसमें आपके रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होने के चांस रहेंगे, मेनली ये फैलेगा। इबोला तो जनरली मंकीज़ के थ्रू होता है, बाकी पोलियो हो गया, नॉर्वॉक, हेपेटाइटिस ए वायरस से कोई भी रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज what information the nurse should consider while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever। यदि किसी बच्चे की आप rheumatic fever को लेके आपको लगता है कि बच्चे को rheumatic fever है, तो हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं जब आप, तो यहाँ पर उस हिस्ट्री कलेक्ट करते टाइम पर आप क्या चीज़ें जिस पे मेन फोकस करेंगे, क्या हिस्ट्री रहेगी। तो ऑप्शन में लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days ago, वॉमिटिंग फॉर 2 days, अ रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। तो क्या होगा जो आपको यदि लगता है कि बच्चे को रियोमेटिक फीवर हुआ है, तो वो होगा रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस, मतलब बच्चे को बार बार फेरेंजाइटिस हुई है। बच्चे को कई एपिसोड मतलब बार बार, एपिसोड का मतलब है बार बार यदि फेरेंजाइटिस हुई है तो वो हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे। और जो रियोमेटिक फीवर होता किससे, बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई नाम के बैक्टीरिया से। तो इसी के लिए आपको यदि बच्चे को बार बार फेरेंजाइटिस होता है तो आप जो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे किसकी करेंगे, फेरेंजाइटिस की, मतलब फेरिंग्स में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है बार बार, उसके लिए। नेक्स्ट वन इज द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। तो लेबर को इंड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी, मिथार्जिन, एर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो मेडिसिन लेबर को इंड्यूस करने के लिए यूज़ की जाएगी वो होगी ऑक्सीटोसिन। कौन सी, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन मेनली यूज़ की जाती है। या तो ये आपके जो आईवी फ्लूइड के थ्रू आपको दी जा सकती है या फिर आपको डायरेक्ट वेजाइना में भी इंसर्ट की जा सकती है। तो लेबर का इंड्यूस करना मतलब, लेबर इंड्यूस करना मतलब यदि नॉर्मल आपके लेबर पेन आना स्टार्ट नहीं होते हैं, टाइम पूरा आपका 37 हफ्ते हो गया है, तो डॉक्टर को लगता है कि 1 या 2 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह ओपन है, तो यहाँ पर जो मेडिसिन देके कॉन्ट्रैक्शन लाए जाएंगे जिससे सर्विक्स पूरी डायलेट होगी, तो वो प्रोसेस कहलाएगी इंडक्शन ऑफ लेबर। और इसके लिए जो मेडिकेशन अपनाई जाएगी होगा ऑक्सीटोसिन। क्यों, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को अच्छे तरीके से लाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आएंगे तब लेबर है जो इंड्यूस होगा और सर्विक्स डायलेट होकर बच्चे को बाहर निकलेगा, बेबी बाहर आएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट पोटेशियम। ये क्वेश्चन आई थिंक आपके जो CCHO एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, DSSB में भी आ चुका है। पोटेशियम का सिंबल है क्या, W, P, T, K या फिर P। तो यहाँ पर जो पोटेशियम का सिंबल है वो है K। सोडियम का पूछें तो Na, पोटेशियम का पूछते हैं तो K। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और यहाँ पर यदि जो एटॉमिक नंबर पूछें, जो आपने टेबल पढ़ी है केमिस्ट्री में, नंबर पूछे तो 19। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ इज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी को जो ग्रोथ और हेल्थी रहने के लिए ज़रूरत है वो क्या है, नरिशमेंट, नेचुरल साइंस, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर वो क्या होगा, तो ये होगी आपका न्यूट्रिशन, जिसमें आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, वो फूड की एक नेसेसरी प्रोसेस कहलाएगी न्यूट्रिशन। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी की आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन में जॉनसन्स फार्मूला, नेगल्स फार्मूला, वुड्स फार्मूला या फिर रॉबर्ट्स फार्मूला। यहाँ पे आप लोग भी आंसर देते जाइए ताकि आपको भी समझ में आए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और EDD कैलकुलेट करने के लिए अपनाई जाती है, वो है यहाँ पे आपका नेगल्स फार्मूला। कौन सा, नेगल्स फार्मूला। अकॉर्डिंग टू नेगल्स फार्मूला के आपको क्या करना है कि जो LMP का आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ योर LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे इक्वल टू EDD। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज
इक्वल टू EDD। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी का LMP का पहला दिन, LMP का जो फर्स्ट दिन है आपका क्या है, 12 जून है, 12 जून 2023, प्लस आप इसमें 9 महीने जोड़िए, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 12 मार्च। 9 मंथ मतलब यहाँ पे आपके 12 मार्च हो गए। अब यहाँ पर है जो आपके 9 मंथ्स हैं, इसमें आपको क्या करना है, 12 मार्च में प्लस यहाँ पे आपको 7 डेज और जोड़ देना है। अब यहाँ पे आपकी निकल के क्या आएगी, EDD। तो 12 मार्च प्लस 7 दिन और, तो कितना हो गया आपका 19 मार्च 2024। ये आपकी यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो अकॉर्डिंग टू नेगल्स रूल के इस तरीके से आप EDD कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताई है, आपको याद भी रहेगी। तो जॉनसन्स फार्मूला है, जॉनसन्स टेक्निक और जॉनसन्स फार्मूला अपनाया जाता है किसके लिए, फीटल वेट के लिए। इसके लिए फीटल वेट को चेक करने के लिए, यूट्रस में, गर्भाशय में जो बच्चा है उसका वजन कितना है। तो सोनोग्राफी में आपको दिखाया जाता है कि बच्चे का वजन 2 kg हो गया, 800 ग्राम हो गया फीटस का। तो उन सबको कैलकुलेट करने के लिए जॉनसन्स फार्मूला अपनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट्स ऑर्गन डोनेशन पर्टेन्स टू द सजेशन ऑफ। तो लीगल डेफिनेशन है डेथ की, जिसमें पर्सन ऑर्गन को डोनेट कर सकता है किसके बाद, सजेशन होने का मतलब स्टॉप होने के बाद, पल्स स्टॉप होने के बाद, फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इन इट्स एंटायरिटी, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। तो यहाँ पर लीगल डेफिनेशन कही है किसकी, डेथ की। डेथ की जो लीगल डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता है, लेकिन किसके स्टॉप होने के बाद, पल्स रुकने के बाद, ब्रेन के फंक्शन स्टॉप होने के बाद, पूरे ब्रेन के फंक्शन रुकने के बाद, सांसें रुकने के बाद, या फिर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शंस के स्टॉप होने के बाद। सजेस्ट होना मतलब, सजेशन का मतलब है यहाँ पर स्टॉप होना। तो यहाँ पर जो आपका कोई भी पर्सन ऑर्गन डोनेट कब कर सकता है, जब पर्सन का ब्रेन डेथ हो गया हो। ब्रेन डेथ होता है मतलब तभी पर्सन को कंसीडर किया जाता है लीगल डेथ में। तो यहाँ पर पर्सन डोनेशन तभी कर सकता है ऑर्गन डोनेट जब उसके ब्रेन के फंक्शन भी काम करना स्टॉप कर दे तब। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इट्स एंटायरिटी। बिना ब्रेन के फंक्शन स्टॉप हुए, बिना ब्रेन डेथ के स्टॉप सजेस्ट होने के पहले आप कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो स्पर्म है जो किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ऑप्शन में है ओव्यूलेशन, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर जेस्टेशनल। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, किसके थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। ओवुलेशन में क्या होगा कि ओवरी है जो एग को रिलीज करेगी, ओवा को रिलीज करेगी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। oogenesis में आपके ओवम का प्रोडक्शन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन होगा स्पर्म का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। आपने पढ़ी हैं NSAID ड्रग्स। तो यहाँ पर जो NSAID ड्रग्स पढ़ी हैं उनमें से कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक्स का मतलब दर्द में यूज़ की जाने वाली, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया और एनाल्जेसिक्स ऐसी मेडिसिन जो पेन किलर के तौर पे भी एनाल्जेसिक्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं और पेन किलर के तौर पे यूज़ की जाती हैं, लेकिन उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं होगा। तो वो कौन सी ड्रग हैं, पायरोक्सिकेम, डाइक्लोफेनिक सोडियम, आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल। तो कौन सी मेडिसिन है जिसमें एनाल्जेसिक्स है, मतलब आप दर्द में यूज़ करते हैं लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है उसमें, तो वो होगी आपकी पैरासीटामोल। कौन सी, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल है जो एक NSAID ड्रग है, लेकिन इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है, ओनली दर्द के लिए यूज़ की जा सकती है। क्लियर।
आइब्यूप्रोफेन और इंडोमेथासिन है जो मेनली यूज़ की जाती है पीडीएस में, जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के मरीज होते हैं पीडीएस को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स कॉज ऑटोडाइजेशन। ऑटोडाइजेशन का मतलब ऑटोलाइसिस, अपनी खुद की सेल को इनगल्फ करना, खा जाना। तो कौन सा सेलुलर ऑर्गन है काम करेगा? गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर माइक्रोसोम्स। क्या है जो ऑटोडाइजेशन? यहाँ पर ऑटोडाइजेशन की जगह आपसे एग्जाम में ऑटोलाइसिस भी पूछा जा सकता है। ऑटोडाइजेशन और ऑटोलाइसिस का काम कौन से सेल के ऑर्गन्स करते हैं? तो वो लाइसोसोम्स। क्या है? लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस। ये किस तरीके से अपनी सेल्स को खा जाएगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहेंगे जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फॉरेन पार्टिकल सब चीज़ों को खाने का काम करेंगे। तो ये क्या होगा? लाइसोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखें एग्जाम में आती है प्रोटीन की फैक्ट्री, तो वो है राइबोसोम। लाइसोसोम ऑटोलाइसिस और ऑटोडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज फेलियर ऑफ कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी ऑफ यूरिन इज असिस्टेड बाय। तो यूरिन का यहाँ पर फेलियर ऑफ कंसंट्रेशन, यदि आप यूरिन के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपको, कैपेसिटी है, स्पेशली फेलियर ऑफ कंसंट्रेटिंग कहा है, तो यहाँ पर इसको पता करने के लिए क्या चेक किया जाएगा? यूरिया क्लियरेंस, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन आफ्टर गिविंग वाटर, या फिर क्रिएटिनिन लेवल इन यूरिन। क्या है जो चेक किया जाएगा फेलियर ऑफ कंसंट्रेटिंग के लिए? इसके लिए जो टेस्ट होगा वो होगा वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। कौन सा? वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट के आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको जो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट है, क्या है? वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। इसके लिए एक तरीके से जो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट है, तो डायबिटिक इंसिपिडस होगा, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, जो क्या कॉज करेगा? डायबिटिक इंसिपिडस। इसके लिए टेस्ट है जो किया जाएगा। इसमें पता चलेगा कि यूरिन बन कितनी रही है, हाउ मच यूरिन इज मेड एंड हाउ कॉन्सेंट्रेटेड इट बिकम्स व्हेन नो वाटर इज गिवन। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट में यही पता किया जाएगा कि आपकी बॉडी जो किडनीज हैं यूरिन कितनी बनी है। क्या है? यूरिन कितनी बनी है, लेकिन आपको बिना पानी दिए। तो यहाँ पर इससे पता चलेगा कि फेलियर ऑफ कंसंट्रेटिंग है या नहीं। और ये टेस्ट किया जाता है जो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट है, किया जाता है डायबिटिक इंसिपिडस के लिए। इसके लिए डायबिटिक इंसिपिडस के लिए। नेक्स्ट वन इज दिस सब्सटेंस कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस। तो जो ग्लोमेरुलस है, आपने किडनी का जो पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, एनाटॉमी वगैरह पढ़ी है, सो अकॉर्डिंग टू दैट जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ग्लोमेरुलस वॉल्स है, कौन से सब्सटेंस को पास नहीं कर सकती? सेमी परमेबल का मतलब आर से पारगम्य लेयर, जहाँ पर आपने जो परासरण की जो विधि पढ़ी है, ऑस्मोसिस पढ़ा है, वही यहाँ पर कौन से सब्सटेंस हैं जो इसके थ्रू पास नहीं होंगे? ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ब्लड सेल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इनमें से ये सभी हैं जो पास नहीं हो पाएंगे ग्लोमेरुलस लेयर में से। क्यों? क्योंकि एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ से आपके जितनी भी जो बड़ी सेल्स वगैरह है ये तो बिल्कुल भी पास नहीं होंगी। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली आप कोई सा भी नर्सिंग एग्जाम देते हैं, कई बार आया है। क्वेश्चन है द रीज़न वाई द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट इज। तो क्या रीज़न है कि जो आपकी राइट किडनी नीचे की तरफ रहती है, जबकि जो लेफ्ट है ऊपर की तरफ रहती है, लोअर देन द लेफ्ट। द लेफ्ट किडनी इज बिगर देन राइट, कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिवर ऑन द राइट साइड, राइट किडनी इज बिगर देन द लेफ्ट। तो यहाँ पर जो राइट किडनी है नीचे की तरफ होती है, जबकि लेफ्ट थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या करेंगे? लिवर को स्पेस देंगे। लिवर को जगह देने के कारण ये किडनी किस तरीके से रहेगी? राइट वाली नीचे, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर सी। ये जो यहाँ पे कहा है कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, ये आपका होता है लंग्स में। कहाँ पे? राइट और लेफ्ट लंग्स के यहाँ पे एपेक्स एरिया जहाँ पे हार्ट रहेगा, तो ये लंग्स के यहाँ पे रहेगा। लेकिन लिवर को स्पेस देने के लिए राइट किडनी नीचे की तरफ रहेगी, लेफ्ट थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगी।
नेक्स्ट वन इज किडनी इन द ह्यूमन बॉडी एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस लेवल। जो किडनी है हमारी बॉडी में किस लेवल पर रहती हैं? 5th thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra, 8th thoracic vertebra to 12th lumbar vertebra, 10th thoracic vertebra to 5th lumbar vertebra या फिर 12th thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra। तो किडनीज हैं जो कहाँ तक रहेंगी? 12th thoracic vertebra से 3rd lumbar vertebra तक, T12 से L3 तक। यहाँ पर ये देखिए इस इमेज में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो है नेफ्रॉन। अब यहाँ पर रेट्रोपेरिटोनियल वे में रहती है एक, तो कहाँ पे? रेट्रोपेरिटोनियल वे में T12 से L3 तक। लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन द राइट, या फिर ये कह सकते हैं राइट किडनी जो लोअर साइड रहेगी और जो लेफ्ट है अपर साइड रहेगी। और इन दोनों के ऊपर जो ग्लैंड्स रहती हैं कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड, या फिर आप इनको रीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। तो इनमें से कौन सा है जो बैक मसाज का पार्ट नहीं है? एफ्लरेज, सोकिंग, टैपिंग या फिर प्रेस्ट्रेज। तो यहाँ पर जो बैक मसाज का पार्ट नहीं हो क्या है? सॉकिंग। क्या है? सॉकिंग। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज। तो यूरेथ्रल ओपनिंग है जो ये जो टॉपिक है जो हमारा सेकंड शॉर्ट चैनल उस पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया। फिमोसिस पढ़ाया है, हाइपोस्पेडियासिस पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूरेथ्रल ओपनिंग है जो बिहाइंड द पेनिस है, तो ये क्या है? फिमोसिस, एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस या फिर हाइड्रोसील। यूरेथ्रल ओपनिंग यदि बिहाइंड द पेनिस है तो ये कहलाएगा हाइपोस्पेडियासिस। जो नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग है वो इस तरीके से रहेगी, मीटस इस तरीके से ओपनिंग रहेगी। लेकिन जब यदि यही ओपनिंग है जो बाहर तक ना आके, जो मीटस तक ना आके कहाँ पर हो जाए? पिनाइल साफ्ट के यहाँ पे हो जाए या फिर कॉर्नर बाहर की तरफ हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? बिहाइंड द पेनिस। मतलब पेनिस में ना होकर पेनिस के दूसरी तरफ हो जाए, मीटस में ना ओपनिंग होके, तो ये कहलाएगा हाइपोस्पेडियासिस। क्या है? हाइपोस्पेडियासिस। नेक्स्ट वन इज, और जो हाइड्रोसील है, तो हाइड्रोसील का मतलब यहाँ पर जो स्ट्रोटम है, टेस्टिकल है, यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन होना। नेक्स्ट वन इज वल्सेलम फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द। तो वल्सेलम फोर्सेप्स किसको ग्रिप करने के लिए, मतलब होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाएंगे? पेरिनियम, फीटल हेड, सर्विक्स या फिर लेबियम। तो वल्सेलम फोर्सेप्स यूज़ किए जाते हैं जब या तो सर्विक्स की कुछ भी सर्जरी वगैरह की जाती है या फिर स्टेक्टोमी वगैरह की जाती है, स्पेशली सर्विक्स को, सर्वाइकल लिप को होल्ड करने के लिए। इस तरीके से क्या है? वल्सेलम फोर्सेप्स थे। नॉर्सेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। तो जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनाए गए हैं? हेल्थ केयर वर्कर्स को, पेशेंट रिलेटिव्स को या फिर जनरल पब्लिक को। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन में आपके गाउन, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स आपके आएंगे, सब आते हैं। तो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। किसके लिए? हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एजेस ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। तो कौन से क्रच हैं जो ऑल द एज, मतलब सभी एज ग्रुप के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है? प्लेटफॉर्म क्रच, एक्सिलरी क्रच, लॉबस्ट्रैंड क्रच या फिर एक्सटेंसर क्रच। ये क्रच है जो आपको, क्रच किस में हेल्प करेंगे? आपको वॉक करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कहा और ऑल एज ग्रुप के लिए कहा है, वो एक्सिलरी क्रच। ये देखिए यहाँ पर जो इमेज दी हुई है, ये रहे आपके क्या? एक्सिलरी क्रच। एक साइड यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड कर सकते हैं। लॉबस्ट्रैंड क्रच जनरली जिसके हाथ में वीकनेस वगैरह है वो इसको यूज़ करते हैं। प्लेटफॉर्म और एल्बो एक्सटेंसर क्रच, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। तीनों इमेज देख लें आप, तीनों में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन ऑफ द ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय
एपिसोडिक वर्टिगो, टिनिटस एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज रिफर्ड टू एज। तो कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी कंडीशंस है जिसमें आपको वर्टिगो, वर्टिगो मतलब आपको लगेगा कि आप गिरने वाले हैं, टिनिटस कानों में रिंगिंग साउंड आएगा, और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो ये किस में होगा? ऑप्शन में ओटाइटिस मीडिया, निस्टैगबस, मैनर्स डिसीज या फिर ऑटोस्क्लेरोसिस। ये आपका ओटाइटिस मीडिया का मतलब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना, फिर यहाँ पर आपका आएगा मैनर्स डिसीज। मैनर्स डिसीज में तीनों क्लासिकल साइन कंसीडर, टिनिटस, वर्टिगो मतलब स्पिनिंग टाइप, जैसे आपको लगेगा कानों कुछ घूम सा रहा है, टिनिटस रिंगिंग साउंड होगा और आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो ये किसमें होगा आपका? मैनर्स डिसीज में। 3 क्लासिकल साइन है किसके? मैनर्स डिसीज के। फिर यहाँ पे आपका आता है ऑटोस्क्लेरोसिस। तो ऑटोस्क्लेरोसिस भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो एम्प्लीफिकेशन साउंड है, एम्प्लीफिकेशन साउंड का मतलब ऑटोस्क्लेरोसिस में आपकी जो मिडिल ईयर की स्टेपस जो बोन से सबसे छोटी बोन से इसमें प्रॉब्लम का होना। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन है जो कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करेगी? एड्रिनल, पिट्यूटरी, ओवरीज या फिर टेस्टिस। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ग्रोथ हार्मोन है जो कौन रिलीज करेगा? तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सोमेटोट्रॉफ सेल्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेंगी। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज। यदि आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा, सेप्टिक शॉक होगा, एनाफ्लेक्टिक शॉक होगा कि कार्डियोजेनिक शॉक होगा? तो यहाँ पर जो शॉक बनेगा वो होगा आपका कौन सा? कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ अ न्यूनेट पर डे। तो एक न्यूनेट बेबी का पर डे कितना वजन बढ़ेगा? ऑप्शन में 100 to 150 ग्राम्स, 50 to 60 ग्राम्स, 25 to 30 ग्राम्स या फिर 5 to 10 ग्राम्स। तो एक न्यूनेट बेबी का पर डे यदि वेट गेन की हम बात करें तो 25 से 30 ग्राम तक वजन बढ़ेगा। कितना? 25 से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। यहाँ पे हमने देख लिया कि 25 से 30 ग्राम तक बढ़ेगा न्यूनेट का वजन एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज अ मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स कंटेन। तो जो आपने सर्फेक्टेंट पढ़े हैं, सर्फेक्टेंट जो आपने पढ़े हैं, लंग्स में पढ़े हैं यहाँ पे आपने सर्फेक्टेंट, तो सर्फेक्टेंट में किस चीज़ का मिक्सचर रहेगा? तो ऑप्शन में है यहाँ पर प्रोटीन एंड लिपिड, म्यूकस एंड क्लोराइड, प्रोटीन एंड क्लोराइड या फिर लिपिड एंड क्लोराइड। तो सर्फेक्टेंट हैं जो कि लंग सेल क्या करेंगे? इसको रिलीज करेंगे। क्या करेंगी? रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्फेक्टेंट है इसमें होगा क्या? तो इन सर्फेक्टेंट्स में होता है प्रोटीन और लिपिड्स। क्या है? प्रोटीन और लिपिड। तो सर्फेक्टेंट जनरली आपने जो भी लंग्स की प्रॉब्लम पढ़ी है तो सर्फेक्टेंट जैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं, यदि बच्चे कम दिनों के प्रीटर्म पैदा हो जाएं तो उनमें इसी सर्फेक्टेंट के कारण बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए सर्फेक्टेंट जरूरी है। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या मिक्स होगा? तो होगा प्रोटीन और लिपिड। नेक्स्ट वन इज हु मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंसाइटफुल लर्निंग। तो इंसाइटफुल लर्निंग के लिए क्या है? इंसाइटफुल लर्निंग के लिए जो वैल्यूएबल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसने दिया है? इवान पाब्लो ने, B.F. स्किनर, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक ने। तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी है। इनसाइड इन लर्निंग थ्योरी में इमीडिएट एंड क्लियर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग जो कि आपकी रहेगी, जो कि जनरली यहाँ पर एग्जाम में आपको या तो कोहलर थ्योरी के नाम से पूछी जा सकती है या फिर इनसाइड लर्निंग थ्योरी के नाम से पूछी जा सकती है। तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी और कोहलर थ्योरी जो कि लर्निंग के लिए दी गई थी, और किसने दी थी? वोल्फगैंग कोहलर ने। इनसाइड लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय द
वॉल्फगैंग कोहलर ने। द सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन अ प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दैट इंसाइट, या फिर यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? द सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन एंड, किसी भी चीज़ के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें आपकी प्रॉब्लम हो एंड उस प्रॉब्लम को क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी साथ में हो, तो वो क्या थी यहाँ पर? इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। ये आपको एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। विच इज़ द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय इंसाइटिंग अ वाटर चैनल और एक्यूपोरेंस। तो कौन सा हार्मोन है जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड जो भी वाटर के जो चैनल्स हैं एक्वेपोरेंस से, वहाँ पे वाटर को भर के। एंजियोटेंसिन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर एट्रियल नेट्रोएप्टिक पेप्टाइड हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है काम करेगा? तो यहाँ पर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। वाइट सेल्स आर सीन इन, तो वाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी? इम्यून हीमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में, कि नन ऑफ द अबव में? वाइट सेल्स एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो वाइट सेल्स देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी में कॉमनली वाइट सेल्स को देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जनरली जो वाइट सेल्स हैं क्या है? वाइट और ब्लिस्टर सेल्स हैं। दोनों तरीके की जो हैंड्स बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगी और ये दोनों देखने को मिलेंगी जब आपकी बॉडी में G6PD की कमी हो। क्या है? G6PD की कमी हो, तो हीमोलाइसिस के कारण बनती हैं वाइट सेल्स। तो यहाँ पर यदि जो वाइट सेल्स को लेके आपको क्वेश्चन आता है कि किसकी कमी के कारण देखने को मिलेंगी बॉडी में, जनरली ये आपके शरीर में नहीं होती, लेकिन ये सेल्स बनती हैं कब? जब आपकी शरीर में G6PD की जो कमी हो, जो कि क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की कमी हो, तब आपकी बॉडी में वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है वाइट सेल्स। क्या है? वाइट सेल्स। तो आपको या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस फुल नेम लिखा मिलेगा या फिर ओनली शॉर्ट नेम बस लिखा मिलेगा। तो आपको मार्क करना है कि किस केस में जो वाइट सेल्स क्या है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे इज सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो कौन सी मेथड से एयरवे को ओपन किया जाएगा? हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट या फिर हेलमेट मैन्यूवर। कौन सी मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे? एयरवे को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी, यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी वो कौन सी होगी? होगी आपकी जॉ थ्रस्ट मेथड। कौन सी? जॉ थ्रस्ट मेथड। क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। ऐसे केस में आपको जॉ थ्रस्ट मेथड को अपनाना होगा। इस तरीके से देखिए, और ये जनरली तभी होता है जब या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई कहीं ऊंचाई से गिरा हुआ हो या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ हो तब। नेक्स्ट वन इज द, व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटोएसिडोसिस। कौन सी टेक्निक के थ्रू आप कीटोएसिडोसिस को असेस कर सकते हैं? पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से या फिर ऑल्फैक्शन से। तो यहाँ पर कीटोएसिडोसिस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कीटोन बॉडीज़ हैं वो भी ज़्यादा बन रही है? तो वो होगा आपको ऑल्फैक्शन से। किससे? ऑल्फैक्शन से। ऑल्फैक्शन से कैसे? पर्सन जब दूर से सांस लेता है तो आप क्या होगा, स्मेली ब्रीदिंग आएगी, स्मेल आएगी उस सांस लेने से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। फ्रूटी सेंटेड ब्रीथ एंड कन्फ्यूज़न,
पर्सन में यदि आप कीटोएसिडोसिस चेक कर रहे हैं, फ्रूटी सेंटेड ब्रीदिंग होगी, मतलब स्मेली ब्रीदिंग होगी, ऑर्डर होगा, और कंफ्यूजिंग स्टेट में पर्सन है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो 8th क्रेनियल नर्व किसको अफेक्ट करेगी? टच को, टेस्ट को, स्मेल को कि इक्विलिब्रियम को। तो जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, क्या है? 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, ये अफेक्ट करेगी किसके लिए? आपका जो इक्विलिब्रियम, बॉडी का बैलेंस है उसके लिए। तो वेस्टिबो कोक्लियर नर्व 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, वो अफेक्ट करेगी आपके बॉडी बैलेंस को। अब यहाँ पर आपको जो अलग अलग क्रेनियल नर्व है, तो आपको जो पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उनसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है? यदि आपको क्रेनियल नर्व से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व विथ फंक्शंस के पता होना चाहिए। यदि आपसे कहते हैं कि टच के लिए, किसके लिए? टच के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपको स्मेल के लिए, तो स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी हो जाएगी। आपके विज़न के लिए पूछें तो आपके विज़न में ऑक्यूलोमोटर हो जाएगी और ट्रोक्लियर हो जाएगी। ट्रोक्लियर और ऑक्यूलोमोटर दोनों आँखों के इधर उधर मूवमेंट में घुमाने में हेल्प करेंगी। फिर आता है आपकी बॉडी के बैलेंस के लिए और सुनने के लिए, तो वह वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। कौन सी? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। ऑप्टिक किसके लिए? विज़न के लिए, देखने के लिए। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले मरीज में कौन सा सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा? ड्राई लिप्स, सेकीनेस, ब्लड विजन, या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। किस केस में आपको, हाइपोग्लाइसीमिया के केस में कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा? सिम्टम ड्राई लिप्स रहेंगे, सेकीनेस, पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिमर्स टाइप से भी आएंगे, ब्लड विजन होगा, लेकिन जो पर्सन है उसका जो ब्रीदिंग ऑर्डर है, मतलब स्मेल है, वो स्मेली ब्रीथ नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा? वो होगा आपका फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर, जो कि नहीं होगा किसमें? हाइपोग्लाइसीमिया में। बाकी ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस, या फिर क्वाड्रिसेप्स। लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की, वो होगी आपकी क्या? सार्टोरियस मसल। कौन सी? सार्टोरियस मसल्स, जो कि कहाँ पे रहेगी? थाई में, थाई में रहेगी, जबकि जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगी आपकी बॉडी की, लॉन्गेस्ट मसल होगी बॉडी की, कौन सी? सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल। तो ईयर ऑसिकल सबको पता है, दोनों कान में मिलियस इनकस स्टेपस, जो 3 क्या है? ऑसिकल्स है, मतलब पेयर में कहें हम, दोनों कान में रहेंगे 3-3। तो जो मिलियस इनकस स्टेपस है, क्या? ईयर ऑसिकल्स, या फिर ईयरबोन भी आप इनको कह सकते हैं। तो इनके बीच में जॉइंट होगा, जब तो जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, तो कौन सा जॉइंट रहेगा? साइनोवियल होगा, फाइब्रस होगा, सेकेंडरी कार्टिलेजियस होगा, या फिर प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट रहेगा। तो जब जो जॉइंट ईयर ऑसिकल्स के बीच में रहेगा, तब आप उसको क्या कहेंगे? साइनोवियल जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट्स रहेगा? साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन, जिसको मॉडिटरी ऑसिकल्स कहेंगे, यहाँ पर बोन्स जुड़ी हुई रहेंगी। क्या रहेंगी? जुड़ी हुई रहेंगी। मेलियस हैमर शेप में रहेगी, इनकस है जो एनविल शेप में रहेगी, और स्टेपस जो कि स्ट्रिप शेप में रहेगी। स्टेपस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है, और इन तीनों के बीच में जॉइंट रहेगा, वो कहलाएगा साइनोवियल जॉइंट्स। क्यों? यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड रहेगा, जो कि इनके फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आँखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा? कॉन्स, रॉड, ऑप्टिक डिस्क, या फिर प्यूपिल। ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा क्या? यहाँ पर आपकी ऑप्टिक डिस्क। क्या है? ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। तो जब आप खाना अपने मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है आपके, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? एलिमिनेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, या फिर इंजेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? खाने को मुंह से लेते हैं, तो ये प्रोसेस स्टार्ट क्या कहलाएगी करना? इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंजेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका
एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो जो एलन टेस्ट है किसके लिए यूज किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व कंप्रेशन के लिए, कि इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए? तो किसके लिए एलन टेस्ट है जो यूज किया जाता है? तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। ये देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है अल्नर आर्टरी के यहाँ पर, इसको जब थ्रोम्बोसिस होता है तो इस केस में चेक किया जाएगा एलन टेस्ट। एलन टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ब्लड फ्लो इन योर हैंड। अब यहाँ पर तो आपके हाथ में आर्च बनती है तो उसको देखने के लिए एलन टेस्ट है जो क्या होगा यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ना तो नर्व फंक्शनिंग के लिए ना ही नर्व कंप्रेशन के लिए, दोनों चीज़ें अलग केस में होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे काम करते हैं उनमें। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम किसके कंप्रेशन के कारण होगा? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरीज। जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है देखने को मिलेगा मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण। मीडियन नर्व को ही म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है, मीडियन नर्व को म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में इसमें कंप्रेशन होगा, हाथों में आपको नमनेस रहेगी, टिंगलिंग होगी, वीकनेस होगी। इवन आप भी चाहें, और ये होता है किसको? जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? आपके हाथों में कंप्रेशन, जो मीडियन नर्व उसके कंप्रेशन के कारण ये देखने को मिलेगा। और ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आता है कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको क्या देखने को मिलेगा? तो उनको होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज वॉल्व ऑफ हैसनर इज प्रेजेंट इन। तो हैसनर वॉल्व कहाँ पे रहेंगे? नेसोक्राइमल डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में? तो वॉल्व ऑफ हैसनर्स रहते हैं कहाँ पे? नेसोक्राइमल डक्ट में। नेसोलैक्राइमल डक्ट कौन सी है? जो आंसुओं का प्रोडक्शन करती है। ये देखिए लैक्राइमल ग्लैंड हो गई, तो नेसोलैक्राइमल डक्ट है। आप एक चीज़ देखिए, जब आप रोते हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वॉल्व ऑफ हैसनर की जो आपकी आंखों के आंसू हैं वो क्या करेंगे? वॉल्व ऑफ हैसनर कि जो बैकफ्लो हो रहा है, जो बैकफ्लो हो रहा है नोज, जो आंखों से उसको नोज में आने से रोकने का काम करेंगे क्या? वॉल्व ऑफ हैसनर। A fold of mucous membrane at the lower end of the nasolacrimal duct, if well developed, it generally prevents air from being blown back from the nose into the lacrimal sac. तो यहाँ पर ये रहे क्या? वॉल्व ऑफ हैसनर, ये रही लैक्राइमल सैक्स। तो यहाँ से जो आंसू आ रहे हैं लैक्राइमल सैक के थ्रू बहते हुए, यहाँ से एयर को भी रोका जाएगा। जब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए, जब आप रोते हैं बहुत देर तक तो आपकी नाक से भी पानी आने लगता है, बहुत देर तक रोते रोते। तो ये क्या है? यहाँ पर ये नेसोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर वॉल्व ऑफ हैसनर प्रेजेंट रहे। अ केस गैंग्रीन फूट रिमूवल नोटिस शेड्यूल्ड। तो यदि गैंग्रीन वाला केस आया है, गैंग्रीन फूट है, तो वहाँ पर सीधा फूट रिमूव किया जाना है। तो ओटी में शेड्यूल कब की जाएगी सर्जरी? एट द एंड, एट द बिगिनिंग, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, या फिर एज पर द रोल नंबर ऑफ द डे। तो गैंग्रीन का केस है यदि, तो फूट रिमूवल किया जाना है, तो ऐसे केस में जो सर्जरी के लिए सही टाइमिंग होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर सर्जरी के लिए जो सही टाइमिंग होगी फूट रिमूवल के लिए वो होगी क्या? एट द बिगिनिंग ऑफ द ओटी। जैसे ही ओटी ओपन होती है तो यहाँ पर ये क्या किया जाएगा? सबसे पहले गैंग्रीन वाले पर्सन की सर्जरी की जाएगी। यहाँ पर जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गैंग्रीन को लेके, फर्स्ट आता है कि इसका कॉज क्या है? तो एक बैक्टीरिया के थ्रू होगा। क्या है? बैक्टीरिया के थ्रू होगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस नाम के बैक्टीरिया से। किससे? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस नाम के बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया एक गैस रिलीज करता है। क्या करेगा? गैस रिलीज करेगा, गैंग्रीन गैस, जिसके कारण टिश्यू की डेथ हो जाती है। यहाँ पर इमेज दिख रही है कि टिश्यू डेथ हुई है। और ये कब होता है? इंजुरी और सर्जिकल वुंड्स के कारण, जहाँ पर यदि ब्लड सप्लाई रुक जाए कुछ सर्जरी या फिर इंजरी के कारण, और ब्लड सप्लाई होने के रुकने के साथ साथ यदि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस नाम का बैक्टीरिया अपनी एंट्री कर ले, तब क्या डेवलप होगा? गैंग्रीन। और गैंग्रीन के लिए बेस्ट टाइमिंग होती है ओटी में एट द बिगनिंग टाइम पर ट्रीट किया जाना, सर्जरी की जाना।
क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस डायरेक्ट आपके जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे अफेक्ट करेगा, वो गैस रिलीज करता है, वो कहलाती है गैंग्रीन गैस। और गैंग्रीन गैस क्या करेगी, सीधा टिश्यू की डेथ कर देगी। तो यहाँ पर क्या है, टिश्यू डेथ। गैंग्रीन का मतलब है टिश्यू डेथ। टिश्यू डेथ कब होगी, जब ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी प्रॉपर, ना ही हो ना ब्लड की। नेक्स्ट वन इज द एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में पेन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, लेफ्ट लोअर में, राइट लोअर में, लेफ्ट अपर में कि राइट अपर में। तो जो क्वाड्रेंट है, क्या है, क्वाड्रेंट है यहाँ पर, तो कौन सा क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस वाला पेन होगा, तो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस का पेन होगा। और जब ये पेन क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे तो दर्द आपको राइट साइड में फील होगा। और ये दर्द होता है अपेंडिसाइटिस का राइट लोअर क्वाड्रेंट में। क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और मैकबर्नी पॉइंट किस में देखने को मिलेगा, तो होता है अपेंडिसाइटिस का पेन। नेक्स्ट वन इज द लैरेंजियल मास्क एयरवे लोकेशन। तो लैरेंजियल मास्क एयरवे कहाँ पे लगाया जाता है, ऑप्शन में ग्लोटिस, इन्फॉर्मेलाइटिस, सुप्राग्लोटिक या फिर एंडोट्रैकियल। तो लैरेंजियल मास्क है जो, क्या है, लैरेंजियल मास्क है जो कहाँ पे लगाया जाता है, सुप्राग्लोटिक रीजन में। ये देखिए, द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स है जिसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग द एपिग्लोटिस, द एरिया ऑफ द वोकल कॉर्ड। एपिग्लोटिस के ऊपर का पार्ट कहलाएगा क्या, वोकल कॉर्ड के ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा, एपिग्लोटिस। अब लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। क्या है, लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। सुप्राग्लोटिक जिसमें एपिग्लोटिस इंक्लूड रहेगा, ग्लोटिस जिसमें ओनली वोकल कॉर्ड रहेगी, और सब ग्लोटिस। तीनों पार्ट होते हैं लैरिंग्स के, कौन कौन से, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सब ग्लोटिस। तो सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा होता है, सुप्राग्लोटिक रीजन। यहीं पर लैरेंजियल मास्क है जो लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द विच इज द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में सांस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मसल कौन सी है, ट्रापेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। सबको पता है कि आपके सांस लेने में सबसे अहम भूमिका निभाता है डोम शेप्ड मसल, डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। जब भी आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो देखिए पैरासूट शेप में जो डायफ्राम यहाँ पे कहा है, क्या है, पैरासूट शेप में रहेगा। द क्रिएट्स वैक्यूम इफेक्ट दैट पुल्स एयर इनटू द लंग्स। जब आप एक्सेल करेंगे तो लंग्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ पुश होंगे, डायफ्राम रिलैक्स होगा, लंग्स ऊपर की तरफ पुश होंगे। तो क्या है, जो मेन मसल्स है वो क्या होती है, डायफ्राम मसल। कौन सी, डायफ्राम मसल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, ब्लूरोथ फर्स्ट एंड ब्लूरोथ सेकंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डर फॉर। तो ब्लूरोथ फर्स्ट और ब्लूरोथ सेकंड है जो सर्जिकल प्रोसीजर है, किस में किए जाते हैं, लंग कैंसर में, ब्रेस्ट में, कि गैस्ट्रिक की पैंक्रियाटिक कैंसर में। कौन से केस में ब्लूरोथ फर्स्ट और सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, तो दोनों होते हैं किसमें, गैस्ट्रिक कैंसर में। यदि गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप हुआ है तो ब्लूरोथ फर्स्ट और जो ब्लूरोथ सेकंड ऑपरेशन है विच द पाइलोरस रिमूव्ड एंड डिस्टल स्टमक इज एनास्टोमस डायरेक्टली टू द ड्यूडेनम। तो यहाँ पर जो दोनों ऑपरेशन है इसमें क्या किया जाएगा, पाइलोरस सेक्शन है जो, इसको क्या किया जाएगा ब्लूरोथ फर्स्ट में, जिसको हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। क्या है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानेंगे ब्लूरोथ फर्स्ट को। तो यहाँ पर जो कि पाइलोरिक सेक्शन को रिमूव कर दिया जाता है यहाँ पर, और पाइलोरिक सेक्शन को रिमूव करने के बाद स्टमक को सीधा डायरेक्ट ड्यूडेनम से क्या किया जाएगा, एनास्टोमोट कर दिया जाएगा, मतलब कि जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर स्टिच लगा के जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर कहलाता है ब्लूरोथ फर्स्ट और ब्लूरोथ सेकेंड। ब्लूरोथ सेकेंड ऑलवेज स्टमक का जो एंट्रम पार्ट है, लोअर पार्ट, वहाँ से डिसेक्शन किया जाएगा। तो जो प्रोसीजर है, यदि ब्लूरोथ फर्स्ट पूछें तो इसके लिए क्या कहा जाता है, ब्लूरोथ फर्स्ट के लिए पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, और यदि ब्लूरोथ सेकंड पूछें तो इसके लिए जो कि कम्प्लीटली क्या है, गैस्ट्रोजिजोनेस्टोमी। इसमें आपका गैस्ट्रिक में सेक्शन जो पूरा स्टमक से लेके पूरा जेजुनम तक है जो रिमूव किया जाएगा। तो ये क्या है, ब्लूरोथ सेकंड।
नेक्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। तो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन है जो आप आई ड्रॉप लाते हैं वो कहाँ पे डालते हैं? द कॉर्निया ऑफ द आई में, लोअर कंजक्टिवल सैक में, अपर कंजक्टिवल सैक में, कि एक ऑफ द आई में। तो कहाँ पे आप डालते हैं? जो भी आप आई मेडिसिन लाते हैं तो आप वो डालते हैं लोअर कंजक्टिवल सैक में। कहाँ पे? लोअर कंजक्टिवल सैक में, इस तरीके से। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो पीडीए के लिए क्लोज करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पर आइब्यूप्रोफेन, एंडोमेथासिन, ए एंड बी, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो पीडीए के लिए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इसको ट्रीट करने के लिए आइब्यूप्रोफेन मेनली दी जाती है और एंडोमेथासिन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको ये दोनों मेडिसिन के नाम याद रखने हैं कि पीडीए के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो वो कहलाती है आपकी आइब्यूप्रोफेन। नेक्स्ट वन आती है एंडोमेथासिन। क्या होगी? एंडोमेथासिन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन है जो यूज़ नहीं की जाती। मेनली पीडीए को ट्रीट करने के लिए प्रीमेच्योर इन्फेंट के लिए क्या दिया जाएगा? एंडोमेथासिन, और इंट्रावीनसली आइब्यूप्रोफेन को भी यूज़ किया जाता है। मेनली आइब्यूप्रोफेन आपको याद रखना है, एंडोमेथासिन सेकेंडरी यूज़ की जाती है। नर्सिंग का हमारी सबसे अच्छा और लोकप्रिय क्वेश्चन वो है यहाँ पर, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सबम्यूकोसल एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द डिस्टल इंटेस्टाइन, इट्स नोन एज। तो गैंग्लियोनिक सेल्स का एब्सेंट होना, साफ साफ दिख रहा है, आपको लिखा है कि गैंग्लियोनिक सेल्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। जब भी गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती हैं तो कौन सी डिसीज़ कहलाएगी? वो पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर तो फोर्सफुल वॉमिटिंग आपसे पूछते, हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती हैं तो ये क्या कहलाएगी? हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ और मेगाकोलोन डिसीज़। ये देखिए नॉर्मली जो नर्व सेल्स होंगी कोलोन्स के यहाँ, ये क्या करेंगी? जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगी, लेकिन जो गैंग्लियोनिक सेल्स नर्व सेल्स हैं जो कि एब्सेंट रहेंगी, तो ऐसे केस में जो फीकल मटेरियल है वो अंदर ही ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। और ये बच्चे में डिलीवरी होने के विदिन 24 to 48 आवर के बाद ही चेक किया जाता है कि बच्चे को हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा। हर 1 मिनट में प्लेसेंटा से फीटल को कितने ब्लड की सप्लाई होती है? कितना फ्लो होगा? 2000 ml, 1000 ml, 500 ml या फिर 400 ml। तो फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा 500 ml। कितना? 500 ml फ्लो करेगा प्लेसेंटा ब्लड का, किसके लिए? फीटस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 500 ml। नेक्स्ट वन इज What possible side effect must be advised to the patient who is receiving iron therapy? यदि कोई बंदा आयरन मेडिकेशन ले रहा है तो उसको कौन से साइड इफेक्ट के लिए आप एडवाइस करेंगे? नहीं तो पर्सन ने मान लीजिए आयरन की टैबलेट थी, उसको डिजीनेस हो गई, डेंजर हो गया सनलाइट से, रिंगिंग साउंड आए ईयर में जिसको हम टिनिटस कहेंगे, कि ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल, कौन से साइन के लिए आप पर्सन के लिए कहेंगे कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है? तो जब भी पर्सन आयरन की टैबलेट लेता है तो उसका जो स्टूल का कलर है वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। रही आपको पॉसिबल साइड इफेक्ट, अपने पर्सन को एडवाइस करना है कि ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल, मतलब स्टूल का कलर है जो कैसा होगा? ब्लैक कलर का। तो ये क्या है? कॉमन साइड इफेक्ट है आयरन थेरेपी का। बॉडी में आयरन जाके सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टोर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इस इमेज में कौन सा साइन चेक किया जा रहा है? फोर्थ गिल साइन, कैस्टल साइन, कार्नेट साइन या फिर ब्रुजिन्स्की साइन। सब साइन आपने पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे साइन हैं, आपके लिए एग्जाम में आपको आते हैं। जो साइन है यहाँ पे चेक किया जा रहा है, कौन सा साइन है? ये कहलाएगा आपका कार्नेट साइन। कौन सा? कार्नेट साइन है। आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन OSSC में आ सकता है, नॉरसेट में आ सकता है, SGPGI में आ सकता है। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर रहा है? कार्नेट साइन असिस कर रहा है, और ये देखने को मिलेगी एक्यूट एब्डोमिनल पेन में। किसमें? एक्यूट एब्डोमिनल पेन में कार्नेट साइन देखने को मिलेगा। फोथरगिल साइन है जो कि यहाँ पर रेक्टस स्टीथ हेमेटोमा में देखने को मिलेगा। मतलब
यहाँ पर फोर्थगिल साइन इज अ मेडिकल साइन इफ अ मास इन द एब्डोमिनल वॉल डज नॉट क्रॉस मिड लाइन एंड डज नॉट चेंज विथ फ्लेक्शन ऑफ द रेक्टस मसल। तो जब यहाँ पर एब्डोमिनल वॉल है, यदि कुछ मास होता है एब्डोमिनल वॉल के यहाँ पर, ना तो वो मिडिल को क्रॉस करता है, ना ही रेक्टस मसल्स के फ्लेक्शन के कारण उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्थगिल साइन, और ये रेक्टस हेमेटोमा में देखने को मिलेगा। कैसल साइन स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा। क्या है, कैस्ट्रल साइंस भी जिसको हम कह सकते हैं, स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो परकसन ट्रेव्यूड स्पेस के यहाँ पे, या फिर आप इसको सिंपली याद रखें कि जो कैस्ट्रल साइन है एक इसका साइन है क्लासिस करने के लिए स्प्लीनोमेगाली के लिए। नेक्स्ट वन इज which of these is administered directly in the form of ear drop to patient of otitis media। ओटाइटिस मीडिया क्या है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, और ओटाइटिस मीडिया के पर्सन में आप इसको किस फॉर्म में, जो कौन सी मेडिसिन है इसको डायरेक्ट आप इंस्टिल कर सकते हैं कान में, आइबुप्रोफेन, ओपियम, पैरासीटामोल की बेंजोकेन। तो जो सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर इन्फेक्शन में रहेगा उसमें आप यहाँ पे बेंजोकेन क्या है, बेंजोकेन डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जो बेंजोकेन है यहाँ पर एज एन एनेस्थेटिक के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रिस्मस और लॉक्सोराइसिस, सार्डोनिक अस एंड ऑप्थिस्टोटोनस आर द फीचर्स। तो अभी आपको सब पता है कि जिसमें मरीज की बॉडी पूरी कर्व शेप में चली जाती है, वही ट्रिस्मस, राइसस, सार्डोकेनस एंड ऑप्थिस्टोटोनस, ये सभी क्लासिकल साइन है किसके, ये हैं टिटनस के। टिटनस होता कब है, कैल्शियम की कमी के कारण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा टिटनस।